तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास का चैप्टर नंबर 14 मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन बुकू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही बिकू भाई ने अपने होठों को चुटकारा। वाह क्या मीठा सा स्वाद होगा, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपनी कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक और समस्या थी, भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा लग जाए कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया। तो चाहो ले जाओ जल्दी। छूछे भाई, भीखू भाई ने कहा, यह है क्या, मैं इतनी दूर से आई हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का चेहरा निराश देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाएं। भीखू भाई अपनी छड़ी टेक कर लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में एक बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आए हो, इतना थक गए हो और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 दूंगा। 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे। नारियल ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने अपने आप को समझाया, अभी इतनी दूर से आए हो, बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी, वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर
कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछे, नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, अब भी पैसे देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। देखो मैं कितना थक गए। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, काका मुफ्त में चाहिए न? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। नारियल पेड़ पर चढ़ जाओ, जितनी चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लो। भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गए। उन्होंने जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छी, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर चढ़ गए। वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे और सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झिझक पैर फिसल गए। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते गए। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, मदद करो। उन्होंने वहाँ नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात करी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल का बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार होकर एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ! भिखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ऊँट वाले, मेरे पैर को वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े हो गए। उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभालो छे! पेट से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुआई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेट पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है घोड़ा उठ से बैठता रहा। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे उठा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे। नारियल के पेड़ से काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बच्चा नवलना है कहीं छोड़ने देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बात थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। उसी से उन्होंने अपने दोनों भाव को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊँट वाला और भिखू भाई अपने आप को संभाल रहे थे। एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। इसके राइटर है ममता पांडे, अनुवाद संध्या राव। तुम्हारी समझ हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वह बहुत कंजूस थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? क्योंकि हर जगह नारियल का दाम अलग अलग होता है। क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? क्योंकि वो उनके सिर पर आ गिरा। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और विचारों की कहानी से बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत बड़ा होगा और बहुत साल का हो गया होगा। भिखू भाई ऐसे दिखाने को पड़कर तुम भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए। भिखू भाई के बारे में उन बातों में कुछ बताओ। उन्हें खाने पीने का शौक था, वे बहुत कंजूस थे, उन्हें पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। बाकी आप खुद कर सकते हैं, क्या बढ़ा क्या घटा, कहानी से आगे बढ़ती है। कुछ चीज़ें बढ़ती है और कुछ चीज़ें घटती है। बताने का क्या हो, ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम घटे, भिखू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी, भिखू भाई की थकान बढ़ी। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती बताओ। ये कहानी वैसे ही बढ़ती, लेकिन इसमें नारियल की जगह आम हमें करना होता, मतलब हमें नारियल की जगह आम लिखना होता और लास्ट में आम के पेट पर भिखू भाई लटक जाते। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। ये आप खुद अपने घर की बोली में लिख सकते हैं। शब्दों की बात, नाना नानी,
पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दा। इसका गद्दा ही आएगा। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापार की ऊंची ऊंची आवाज़ें मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा। सब कुछ बिक रहा होगा, खाने की चीज़ें, काम की चीज़ें, बाकी जैसे आम, सेब, नारियल और कुछ घर को सजाने की चीज़ें, पत्ते, नीम की बंदनवार आदि। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। ताज़ा टमाटर 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती है। ताज़ा गोभी 30 रुपये किलो, बहुत सस्ती है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। और कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती है कि तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। जिससे सुबह सुबह पक्षियों का शोर होता है और ऐसे कई चीज़ें होती हैं। गुजरात की झलक, मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्र में से कौन सी बात है जिससे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखें इन पिक्चर्स को, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए गुजरात में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं आदि। और गुजरात में नारियल के बाग ज़्यादा होते हैं। ओके, बजाओ खुद का बनाया बाजा। पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज से मुठक्के बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाए और तरह तरह की आवाज़ें निकाले। जल तरंग, पानी से भरे प्यालों को चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती है जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती है। जल तरंग का मज़ा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। उनमें पानी भरकर एक क्रम में लिखो। अब इस जन से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी न मधुर आवाज़ें। अब अंदाजा लगाओ कि इस बाजी का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और ताका ले लो। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे को खींचकर ताके से बांध दो। लो, बन गया नगाड़ा। अब एक पतली लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंडी बनाओ। इस लकड़ी के बने हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ? नारियल की जगह टीन का डब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ के बदलाव से भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलेंगी। धागे का बाजा, धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागों का एक टुकड़ा लो। इसके एक सिरे को अपने हाथ की उंगली में लपेटकर उसे अपने एक कान से सटाओ। फिर धागे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ। तुम्हें ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बाहर आएंगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करके आवाज़ों में बदलाव कर सकते हो। चलते चलते आवाज़ों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी के पतले कागजों में लपेटकर मुंह के पास लाओ। उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाज़ में बदलाव स्पष्ट सुनाई देगा। अंधी रात हुई, तारीकी छाई, मीठी नींद सबको आई। मुन्नू सोया, अप्पा सोई, अम्मा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई। आधी रात हुई जब सोते, खर खर खर्राटे भरते। चुपके आंधी आई, गर्द गुबार उड़ाती लाई। चली हवाएं सुर कागज उड़ गए फुर खड़ पत्ते खड़के। डरने वालों के दिल धड़के, बजने लगे किवाड़ खटखट। घर वाले सब जागे, झटपट खटपट। मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिरा। टीन उड़ाई, पेड़ गिराए, छप्परे भी छत के सरकाए। शाखें टूटी तर तर, बादल गरजे, गड़, बिजली चमकी, चम, बूंदें टपकी, कम, थम। लेकिन वह बूंदें थी कैसी, पट, ओले जैसी। इसका लेखक है इस्माइल मेठी। ये सब सो रहे हैं ना। ओके, चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।